आज मध्य पूर्व की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दोस्त और दुश्मन की रेखाएं तेजी से बदल रही हैं। कभी जो अरब सरकारें अमेरिका के नेतृत्व में ईरान की शासन व्यवस्था बदलने के विचार को चुपचाप सहन कर रही थीं, वहीं आज संयम और स्थिरता की अपील कर रही हैं। वजह साफ है, उन्हें अब समझ आ चुका है कि इस पूरे क्षेत्र के लिए असली खतरा ईरान नहीं, बल्कि इजराइल की बढ़ती सैन्य आक्रामकता और उसका विस्तारवादी एजेंडा है। कुछ साल पहले तक खाड़ी के कई देशों के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा था। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और कुछ अन्य राष्ट्र अमेरिका की ईरान विरोधी नीति का खुलकर समर्थन करते थे। उनका मानना था कि यदि तेहरान की शक्ति कमजोर हो जाएगी तो क्षेत्र में संतुलन बहाल होगा। लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट हो चुके हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से ईरान पर सैन्य हमले की बात कर रहे हैं, तब वही अरब नेता वॉशिंगटन पर दबाव डाल रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान पर हमला न किया जाए। ये बदलाव अचानक नहीं आया। पिछले 2 वर्षों में मध्य पूर्व की जमीन पर जो कुछ हुआ, उसने अरब नेतृत्व की सोच को झकझोर कर रख दिया है। पिछले 27 महीनों से इजराइल ने जिस तरह गाजा, पश्चिमी तट, दक्षिणी लेबनान और सीरिया में सैन्य अभियान चलाए हैं, उसने पूरे क्षेत्र में असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। विश्लेषक खुलकर कह रहे हैं कि ये सब केवल सुरक्षा के नाम पर नहीं, बल्कि एक बड़े विस्तारवादी लक्ष्य की ओर बढ़ने का हिस्सा है। इस सोच को ग्रेटर इजराइल की अवधारणा से जोड़ा जा रहा है, जिसमें इजराइल का नियंत्रण यूफ्रेटिस नदी से लेकर नील नदी तक फैलाने की कल्पना की जाती है। ये विचार धार्मिक और ऐतिहासिक दावों पर आधारित है, लेकिन इसका जमीनी असर बेहद खतरनाक है। गाजा में निरंतर बमबारी, पश्चिमी तट में बस्तियों का विस्तार और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले, इन सब ने अरब जगत को ये महसूस करा दिया है कि इजराइल अब केवल एक देश नहीं, बल्कि एक अस्थिर सैन्य शक्ति बन चुका है, जो पूरे क्षेत्र की राजनीति और सीमाओं को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली घटना 2025 के सितंबर में हुई, जब इजराइल ने कतर पर एक अभूतपूर्व हमला किया। कतर लंबे समय से अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा है, वहां अमेरिकी सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं। इसके बावजूद इजराइल ने जिस तरह हमला किया, उसने अरब देशों के भीतर गहरी चिंता पैदा कर दी। इससे पहले जून 2025 में अमेरिका ने इजराइल के प्रोत्साहन पर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि इसका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना था, लेकिन अरब जगत में इसे अलग नजर से देखा गया। उन्हें लगा कि यह कदम इजराइल को क्षेत्र का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। अरब देशों के लिए यह संदेश बहुत स्पष्ट था, अगर ईरान पूरी तरह कमजोर हो गया तो क्षेत्र में इजराइल का दबदबा और बढ़ जाएगा। यही वजह है कि आज अरब नेतृत्व अमेरिका को सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। वे जानते हैं कि यदि ईरान पर कोई बड़ा सैन्य हमला होता है तो उसका जवाब भी उतना ही तेज और व्यापक होगा। इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल जाएगी। खाड़ी के देशों को सबसे ज्यादा डर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के तेल और गैस परिवहन का एक प्रमुख मार्ग है। यदि ईरान ने इसे बंद कर दिया तो वैश्विक बाजार में ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। मिस्र की चिंता अलग है। उसे डर है कि लाल सागर और स्वेज नहर के आसपास का इलाका अस्थिर हो जाएगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में अरब राष्ट्र मानते हैं कि कमजोर ईरान से निपटना आसान है, लेकिन पूरी तरह टूट चुका ईरान पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। इस बीच एक और पहलू सामने आया है जो इस संकट को और गहरा बनाता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ईरान के भीतर चल रहे विरोध प्रदर्शनों में इजराइल की खुफिया एजेंसियों की भूमिका हो सकती है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और इजराइल के हेरिटेज मंत्री अमिखाई एलियाहू ने हाल ही में संकेत दिया कि ईरान के भीतर असंतोष भड़काने में बाहरी ताकतें सक्रिय हैं। कुछ मीडिया चैनलों ने तो यहां तक कहा कि प्रदर्शनकारियों को हथियार उपलब्ध कराए गए हैं। अरब सरकारें इस खबर को गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब ईरान की सरकार को अस्थिर करने की बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इस पूरे भू राजनीतिक तनाव के बीच एक मानवीय संकट भी तेजी से उभर रहा है। गाजा और लेबनान में लगातार चल रहे युद्ध ने न केवल आम नागरिकों बल्कि सैनिकों को भी मानसिक रूप से तोड़ दिया है। इजराइल के अपने आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2023 के बाद से सैनिकों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। ये दर लगभग 40% तक बढ़ चुकी है। अनुमान है कि 2028 तक यह आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा हो सकता है। लगभग 22,000 घायल सैनिकों में से 60% मानसिक आघात से जूझ रहे हैं। जनवरी 2024 से जुलाई 2025 के बीच लगभग 279 सैनिक आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं। इजराइल की संसद की एक समिति ने बताया कि हाल ही में हुई आत्महत्याओं में से 78% सैनिक अग्रिम मोर्चे पर तैनात थे।
विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध की भयावहता और आम नागरिकों पर हमले के कारण सैनिकों के भीतर नैतिक चोट गहरी होती जा रही है। गाजा की स्थिति और भी गंभीर है। वहां 2 मिलियन से अधिक लोग लगातार बमबारी, भोजन और दवाइयों की कमी और विस्थापन के डर से बीच जी रहे हैं। 70,000 से अधिक फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं। हर परिवार ने किसी न किसी अपने को खोया है। बच्चों में रात के समय डर से जागना, ध्यान केंद्रित न कर पाना और मानसिक तनाव के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये पीढ़ी आने वाले कई दशकों तक इस आघात से उभर नहीं पाएगी। ये केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि एक सामूहिक मानसिक त्रासदी बन चुका है। इसी तनावपूर्ण माहौल में अमेरिकी मीडिया ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप से निजी तौर पर अनुरोध किया था कि ईरान पर सैन्य हमला फिलहाल न किया जाए। कारण यह था कि इजराइल के पास ईरान के संभावित जवाब का सामना करने की पर्याप्त तैयारी नहीं थी। ईरान ने साफ चेतावनी दी थी कि यदि उस पर हमला हुआ तो वो इजराइल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने भी माना कि उस समय क्षेत्र में पर्याप्त सैन्य संसाधन मौजूद नहीं थे जिससे ईरान की मिसाइलों को रोका जा सके। पिछले साल जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन का संघर्ष हुआ था, जिसमें अमेरिकी रक्षा प्रणाली ने इजराइल की रक्षा में अहम भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही ये भी सामने आया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को एक संदेश भेजा था, जिससे हालात कुछ हद तक शांत हुए थे। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को बीमार व्यक्ति कहकर संबोधित किया और कहा कि ईरान को नए नेतृत्व की जरूरत है। ट्रंप का आरोप है कि खामेनेई की सरकार दमन और हिंसा के सहारे सत्ता में बनी हुई है। वहीं खामेनेई ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के भीतर हो रही हिंसा के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान किसी भी कीमत पर अपनी सीमाओं के बाहर युद्ध का विस्तार नहीं करेगा, लेकिन जिन ताकतों ने ईरान को अस्थिर करने की कोशिश की है उन्हें जवाब जरूर दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में ईरान सरकार ने राजनीतिक बंदियों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया, जिसकी ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से सराहना की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि धन्यवाद और कहा कि ये कदम मानवाधिकारों के प्रति एक सकारात्मक संकेत है। इसी दौरान ईरान में 8 दिनों के बाद इंटरनेट सेवाओं में आंशिक बहाली हुई और कई शहरों में हालात सामान्य दिखाई दे रहे थे। रॉयटर्स और एपी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर कोई नया प्रदर्शन नहीं देखा गया। हालांकि सुरक्षा बलों की तैनाती अब भी कड़ी है। इन सब घटनाओं ने अरब नेतृत्व को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस पूरे संकट में संतुलन और स्थिरता की जरूरत सबसे ज्यादा है। उनका मानना है कि अगर अमेरिका और इजराइल की नीतियां इसी तरह आक्रामक रहीं तो मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकता है, और इस युद्ध की कीमत सिर्फ सैनिक या सरकारें नहीं बल्कि आम जनता चुकाएंगी। गाजा की तबाही और लेबनान का आंतरिक संकट दोनों मिलकर ये दिखा रहे हैं कि क्षेत्र में शांति की संभावना कितनी नाजुक हो चुकी है। आज अरब देशों का रुख स्पष्ट है। वे किसी नए युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। वे जानते हैं कि इस बार की आग केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और मानवीय स्थिति को प्रभावित करेगी। यही कारण है कि वे अमेरिका से कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचे। ये केवल एक सैन्य निर्णय नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के भविष्य का सवाल है। यह है आज की बड़ी तस्वीर। एक ऐसा क्षेत्र जहां शक्ति संतुलन बदल रहा है, जहां पुराने समीकरण टूट रहे हैं और जहां हर निर्णय का असर करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया की महाशक्तियां इस चेतावनी को समझेंगी या फिर मध्य पूर्व को एक और बड़े संघर्ष की ओर धकेल दिया जाएगा।